नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद टीम बनारस में। सीटेट की प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जरूर से जाकर देख ले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न से। अगला प्रश्न है कि ईवीएस बढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? पहला है समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। दूसरा है तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तीसरा है बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। चौथा है डिजाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है। दूसरा है ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप। तीसरा है ईवीएस का एकल विषय स्वरूप। या चौथा है ईवीएस का विषय पर आधारित स्वरूप। तो हमने यह क्वेश्चंस कई बार डिस्कस किया है दोस्तों कि आपका जो ईवीएस है उसका स्वरूप कैसा है, एकीकृत। हम ईवीएस को समग्र रूप में पढ़ते हैं, एकीकृत स्वरूप में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि यानी कि जो ईवीएस है वह चाइल्ड सेंटर्ड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। दूसरा है ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। तीसरा है विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। या फिर चौथा है विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। तो इसका सही जवाब है अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना, क्योंकि ईवीएस का जो स्वरूप है बाल केंद्रित है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बच्चों को ध्यान में रख कर कोई भी एक्टिविटी की जाती है। इसमें बच्चा सेंटर में होता है और जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। ठीक है, इसमें बच्चे को करके सीखने पर बल दिया जाता है कि बच्चा स्वयं के अनुभव से सीखे। अगर वह इस प्रकार से सीखता है तो सीखी गई चीज़ें लंबे समय तक उसके स्मरण शक्ति में मौजूद रहेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है? खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय या फिर संबंध। तो अगर हम ईवीएस के थीम की बात करें तो टोटल 6 थीम होते हैं दोस्तों। वह होता है आपका परिवार और मित्र, भोजन, जल, आश्रय, फिर यात्रा और चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, और उसी परिवार और मित्र का ही एक उप थीम होता है संबंध। ठीक है, तो आपका उप थीम क्या हो जाएगा? संबंध। जबकि खाद्य पदार्थ, जल और आश्रय यह तीनों ही थीम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग और उनके अनुभव, या फिर वास्तविक चित्र। तो यह आपका वास्तविक स्थान पर आधारित है, रियल प्लेसेस पर आधारित है। इसका कारण तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के लोगों द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध परंपरागत पोचमपल्ली की साड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? पोचमपल्ली की साड़ियाँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप या क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है? ए है किसानों के वृत्तांत को साझा करना, तो एकदम सही जवाब है। बी है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, तो जो वहाँ पर भी फील्ड वर्क की बात की जाए वह सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, तो यह भी सही होगा। तीसरा है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। बच्चों को आप प्रैक्टिकली तरीके से कोई चीज़ करके दिखाते हैं, तो यह भी अच्छा ऑप्शन होता है। चौथा है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों के लिए रख देना, तो जी नहीं, यही गलत है, यानी कि ई, बी और सी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है? संरचनात्मक कार्यपत्रक, बी है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, तो जी नहीं, असंरचनात्मक कार्यपत्रक का प्रयोग नहीं करना है। सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश,
तो एकदम सही बात है, डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो यह भी सही बात है कि बच्चों का आप क्या करिए, छोटे छोटे ग्रुप बनवाइए और उनका एक एक लीडर बनाइए ताकि उनमें लीडर की भूमिका का भी विकास हो सके। ठीक है, तो ए, बी और डी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। कौन कौन सा? ए, सी और डी, सॉरी ए, सी और डी आपका सही जवाब होगा, बी आपका गलत जवाब है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। बी, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार में वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। सी है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। डी है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो इसका जो सही जवाब है दोस्त, इसका सही जवाब जो है वह है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, तथा वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, तथा वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। यानी कि बी, सी और डी आपका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न है कि रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रचनात्मक आकलन करते कैसे हैं। तो रचनात्मक आकलन के द्वारा छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक आकलन छात्र की प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से ग्रेडिंग और रैंकिंग के बजाय सीखने वाले की व्यक्तिगत जरूरतों को खोजने और निदान करने पर केंद्रित होता है। तो रचनात्मक आकलन की जो टेक्निक होती है वह सहपाठी आकलन भी होता है, क्रम निर्धारण मापनी भी होता है और पोर्टफोलियो भी होता है। जबकि प्रदत्त कार्य रचनात्मक आकलन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहना चाहिए कि रचनात्मक आकलन की तकनीकी कौन सी नहीं होगी, तो वह होगा आपका प्रदत्त कार्य, जबकि यह तीनों ही रचनात्मक आकलन की तकनीकी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? कागज, पेंसिल टेस्ट, प्रदत्त कार्य, कार्यपत्रक या फिर पोर्टफोलियो। तो कौन सा अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? वह है आपका पोर्टफोलियो। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें दोस्तों, तो पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी कि किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी को पोर्टफोलियो में संचित करके रखा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? विचार विमर्श, याद, प्रत्याह्वान या फिर बता देना या फिर स्पष्ट करना। तो इसका सही जवाब है विचार विमर्श, डिस्कशन। विद्यार्थी द्वारा ईवीएस सीखने के आकलन के लिए विचार विमर्श सूचक का उपयोग किया जाता है। ईवीएस सीखने में आकलन करना बच्चों के प्रगति के संकेत को प्रदर्शित करता है, जो छात्रों की मौलिक क्षमताओं और कौशल को पहचानता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना या फिर विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। तो शिक्षक के लिए जो सबसे आसान है वह है विद्यार्थियों को सूचना देना, केवल उनको इन्फॉर्म कर देना किसी चीज़ के लिए या फिर कोई भी सूचना प्राप्त करना और उन्हें क्या करना, केवल दे देना। ठीक है, यही सबसे आसान कार्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? किस्से, कार्यपत्रक, मॉडल या फिर चार्ट। तो ईवीएस सीखने का जो सबसे प्रभावशाली साधन माना जाता है दोस्तों वह होता है आपके किस्से, नैरेटिव्स, किस्से कहानियाँ। ठीक है, तो किस्से कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन सीखने का प्रभावशाली संसाधन होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य, गृह कार्य का आकलन या फिर पाठ का स्पष्ट सारांश। तो जो
विद्यार्थियों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा वह है आपका चित्रकला और शिल्पकला। चित्रकला और शिल्पकला के माध्यम से पर्यावरण की कक्षा का विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का या फिर वर्णन करने का। तो पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो पर्यावरणीय कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की खोजी प्रवृत्ति को बनाए रखना तथा उन्हें प्रश्न पूछने के मौके उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।